हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल के सहारे एक टेक्स्ट इनवाइस कैसे तैयार किया जाता है और उस टेक्स्ट इनवाइस में क्या क्या मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। वो आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें टैक्स इनवाइस तैयार करने के लिए एमएस एक्सेल का बहुत ही कम लोग प्रयोग कर रहे हैं। रीजन यही है क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग जो बिजनेसमैन है वह अपना खुद का अलग अलग सॉफ्टवेयर लोग बनवा लेते हैं या मार्केट से उसको खरीद लेते हैं और उस पर ही सारा अकाउंटिंग करते हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी टैक्स इनवाइस एमएस एक्सेल पे तैयार करते हैं। टैक्स इनवाइस एमएस एक्सेल पे तैयार करते हैं। उसके बाद से वो मैनुअली सारा ट्रांजैक्शन करके और रिपोर्ट भेज के जो भी प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, काम करते हैं। मतलब कस्टमर को बिल देने के लिए टैक्स इनवाइस तैयार किया जाता है। टैक्स इनवाइस का मतलब क्या है? इनवाइस का मतलब यही है कि किस कंपनी द्वारा किसको कौन सा सामान बेचा जा रहा है, कितने रुपए का है, उस पे जीएसटी कितना है, मीन्स टैक्स कितना है, टोटल डिस्काउंट कितना दिया गया है, टोटल वो कितने रुपए का खरीदा है, वही एक इनवाइस में रहता है। ठीक है। और टैक्स इनवाइस नाम इसलिए रखे हैं क्योंकि ऐसा इनवाइस है जिसमें साथ में टैक्स भी इंक्लूड है। केवल इनवाइस भी लिख सकते थे तो इनवाइस में केवल टैक्स नहीं रहता। ठीक है, केवल बस प्रोडक्ट रहता और कितने का बेचा हूं या कितने का खरीदा हूं यह सब मेंशन रहता। लेकिन जो साफ साफ लिख दिया मैंने टैक्स इनवाइस, मतलब एक ऐसा इनवाइस जिसमें टैक्स भी इंक्लूड है। ठीक है, और टैक्स के साथ हम लोग इनवाइस बना के दे रहे हैं, इसलिए नाम रखा गया टैक्स इनवाइस। ठीक है, इसका अलग रूल होता है, जब मैं टैली पढ़ाऊंगा तो अच्छे समझाऊंगा। बस आज समझिए मुझे एक्सेल पे बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो जो पुराना हम फार्मूला पढ़ाए आपको ना, सेम वही फार्मूले काम करेंगे। तो देखो, मान लो हम बना के दे रहे हैं इनवाइस, हमसे कोई कस्टमर आता है, खरीदता है, तो मेरे संस्था का, मेरे कंपनी का नाम है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। उसका हमने एड्रेस लिख दिया पड़रौना कुशीनगर, और क्या बना के दे रहे हैं? टैक्स इनवाइस। तो यहाँ पे टैक्स इनवाइस दे दिया। आपको भी ऐसे बनाना पड़ेगा। उसके बाद से लिखा हमने कस्टमर नेम, मतलब कौन कस्टमर हमसे खरीद रहा है उसका नाम हमको चाहिए क्योंकि उस बिल पे मेंशन करने हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया कस्टमर नेम। अब नेम मैंने लिख दिया कस्टमर नेम में रोहन। हाँ, किस एड्रेस से बिलोंग करता है तो मैंने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया क्या? बेलवा चुंगी, या जिस एड्रेस से बिलोंग करते हैं उसके एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद से डेट हमने लिखा है, मतलब किस डेट को हम वो बिल बना के दे रहे हैं वो मैंने डेट लिख दिया है। आप लोग की जो डेट लिखना है, ठीक है, प्रेजेंट डेट ही लिखोगे, जिस डेट को वो खरीद रहा है और जिस डेट को हम बेच रहे हैं। उसके बाद से क्या क्या बेच रहे हैं ये हमने मेंशन किया है। पहला दिया सीरियल नंबर, दूसरा दिया प्रोडक्ट नंबर। सीरियल नंबर ये काउंट करेगा हम कितने प्रोडक्ट बेचे हैं। तो हमने देखो 5 प्रोडक्ट के बारे में हमने बताया है। अब कौन कौन सा प्रोडक्ट क्या बता रहा है? डेल माउस, डेल कीबोर्ड, डेल मॉनिटर, यूएसबी मॉडेम, सीपीयू। ठीक है। और क्वांटिटी, मतलब कितना कितना पीस हमने बेचा है। तो यहाँ पे 4 क्वांटिटी, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, मतलब जितना जितना क्वांटिटी हम बेचे यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके बाद से दिया है क्या? रेट। क्या दिया बाबू? रेट। तो रेट में हमने यहाँ पे बताया है कि एक एक डेल माउस का जो रेट है वह है 300। तो 4 का कितना होगा तो हमने गुणा करके यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है, क्वांटिटी इंटू रेट, टोटल अमाउंट आ गया है 1200। दिख रहा है आपको? इसे यहाँ पे 10, मतलब डेल का कीबोर्ड है, 10 पीस बेचे थे और एक कीबोर्ड का रेट मान लो 400 था तो हमने 4000 का बेचा था। डेल मॉनिटर बेचा था 5 पीस और एक का रेट है 8000, तो यहाँ पे देखो आ गया है 40000। मतलब जितना जितना है वो हमने मेंशन कर दिया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा? या चलो कोई बात नहीं, पूरा डिलीट कर देते और हम करके दिखाते। मतलब आप लोग को इतना बड़ा सा डाटा तो बनाना पड़ेगा क्योंकि टाइम लगेगा बनाने में। ये सब हेडिंग बनाना पड़ेगा, ये भी ये भी ये भी, ये सब हेडिंग, इधर वाले सब हेडिंग, ये डाटा सब बनाएंगे। फार्मूला बहुत इजी है, आसानी तरीके से बना लेंगे। बस टोटल अमाउंट निकालना है तो हम इक्वल करेंगे, और क्वांटिटी मतलब कितना पीस बेच रहे हैं इनटू रेट क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसको सेलेक्ट करेंगे और निकल के चला आएगा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे।
इतना सबको समझ में आ रहा है? चलो अब तो यह प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे रेट और क्वांटिटी बता के उसका वैल्यू बता दिया। अब टोटल कितने रुपए का, ध्यान से सोचना, यहाँ पे टोटल कितने रुपए का वह है अमाउंट, मतलब अमाउंट कितना हो रहा है, कितने का हम बेचे हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे और आप लोग पहले से पढ़े हो, इक्वल क्या लगाएंगे, सम, या अल्ट के साथ इक्वल दबा सकते थे, और बस हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद कर लिया, इंटर दबा दिया। टोटल हमने जो बेचा है वो 77,300 रुपए का बेचा है। मतलब जो रोहन शर्मा है, ठीक है, 1/16 को 2023 में हमने 5 प्रोडक्ट बेचा था, टोटल मिला के हमने 77,300 रुपए का बेचा था। क्लियर है या निकल जाएगा? अब यहाँ पे जो हमसे खरीद रहा है रोहन शर्मा, अब इतने रुपए का खरीद रहा है, तो उसने बोला सर इतने रुपए का हम खरीद रहे हैं, हमको कोई डिस्काउंट भी दे दो। क्या दे दो? डिस्काउंट। तो जाहिर सी बात है सभी लोग डिस्काउंट मांगते हैं, ठीक है, तो हम सोचेंगे समझेंगे, अगर डिस्काउंट देने वाला होगा तो देंगे, नहीं देने वाला तो कहेंगे नहीं बाबू हम इससे ज्यादा छूट नहीं कर सकते, हम खुद रेट छोड़ के लगाए, कहते हैं सब, ठीक है, रेट खुद हम क्या करें, छोड़ के लगाए, ठीक है। तो अगर हो सके तो दे दे, मान लो हो सकता है यहाँ पे, तो हमने लिखा है डिस्काउंट लेस, मतलब यहाँ जो अमाउंट आया है उसमें से कितना परसेंट डिस्काउंट, मतलब कितना परसेंट लेस कर रहे हो, या हो सकता है, या कितना अमाउंट लेस कर रहे हो, या हो सकता है। तो दो तरीके से मिलते हैं, वो कह सकता है चलो हम 10% छूट दे रहे हैं, या 5% छूट दे रहे हैं, तो निकालना पड़ेगा परसेंटेज। अरे आप कह दिया नहीं कोई बात नहीं, हम 1300 छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, 2700 छोड़ दे रहे हैं, 3000 छोड़ दे रहे हैं, या ऊपर वाला बैलेंस जो आ रहा है वो वाला छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, मतलब जो भी कुछ ना कुछ कहेगा। तो सपोज मान लो परसेंटेज के रूप में दे दिए, मान लीजिए उसने कह दिया चलो कोई बात नहीं, जितना पैसा हम 10% छूट दे देंगे, तो हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, जितना टोटल अमाउंट आया उसको सेलेक्ट करेंगे और इंटू करेंगे 10 डिवाइड बाई 100, इंटर दबाएंगे, तो 7730 रुपए दिख रहा है आपको ना। बोला अगर 10% दे रहा है तब, लेकिन उसने बोला नहीं 10% नहीं देंगे, 5% देंगे, तो 5% में देखो 3865 रुपए आया है, ठीक है। उसने कहा नहीं ऐसे नहीं देंगे, हम तो अमाउंट के रूप में देंगे, कितना, तो चलो हम 1300 रुपए छोड़ देते हैं, कितना, 1300, इससे ज्यादा नहीं छोड़ पाएंगे, लेना है तो लेके जाओ, नहीं तो छोड़ दे सब, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 1300 लिख दिए, मतलब इस अमाउंट से कितना लेस कर रहे हैं, 1300, तो परसेंटेज में होगा, कैसे निकालेंगे या लिख देना, आप लोग निकाल लेना कई किनारे, ठीक है, जोड़ लेना कैलकुलेटर से या वैसे मैनुअली, और अगर अमाउंट है तो अमाउंट वन लिख दो सीधे, और अमाउंट सीधे लिखने के बाद से क्या करो, टैक्सेबल अमाउंट, यह क्या होता है अभी समझाऊंगा, इक्वल करेंगे और जितना अमाउंट आएगा वह सेलेक्ट करेंगे और माइनस करेंगे, और जितना डिस्काउंट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर दबा देंगे, तो टोटल हमारा देखो 76,000 आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब चलो सवाल यह कि सर यह डिस्काउंट देने के बाद से जो वैल्यू आया है यह कौन सा अमाउंट है, अगर टैक्स उस पर लागू होता है तो, नहीं लागू तो कोई बात नहीं है, लेकिन टैक्स लागू होता है तो हम बताएंगे कि सर ये टैक्सेबल अमाउंट जो दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि इस अमाउंट पे टैक्स लागू होगा। देखो यह केवल अमाउंट था, और उसको छोड़ने के बाद से जो बचा अमाउंट हमारा है, ठीक है, वह कौन सा अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट है। टैक्सेबल मतलब ऐसा अमाउंट जिसमें टैक्स लगेगा, जिसे बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। तो इसी पे टैक्स लगाना है, क्योंकि जितना का खरीदा था उतने पे टैक्स लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमने छोड़ भी दिया है, अब छोड़ने के बाद जितना वैल्यू आएगा उस पर टैक्स लगाएंगे, और इसीलिए हमने जो डिस्काउंट निकाला है तो जीएसटी के भाषा में, जीएसटी के भाषा में, क्योंकि हमारे यहाँ जीएसटी पे काम हो रहा है, उसे बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट, इसी पे टैक्स लागू होगा। अब कितना परसेंट होगा, तो सपोज जितने प्रोडक्ट है सबका 28% है, या जितने प्रोडक्ट है सबका क्या है 12% है, या जितने प्रोडक्ट है जिसका 18%, अलग अलग हो तो दिक्कत हो जाएगा, तो हमको एक अलग से हेडिंग बनाना पड़ेगा चार्ट के माध्यम से, मतलब एक और कालम हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब तो सही से काम करेगा। लेकिन नहीं सर अलग अलग नहीं है, हर एक प्रोडक्ट पे और एक कैटेगरी वाइज हम बेचते हैं, सब पे मान लो 12% है या मान लो 18% है, तो बहुत सिंपल है,
क्या करोगे इसके लिए, इक्वल कर दो, और इक्वल करके जो टैक्सेबल अमाउंट है उसको सेलेक्ट कर लो, और जो टैक्सेबल अमाउंट है इनटू कर दो, और कितना परसेंट है तो बता रहे देखो 9%, बोला 18% है, तो देखो सेंट्रल टैक्स 9% ले लिया और स्टेट टैक्स 9% ले लिया, जिसे बोलते हैं CGST और GST। सेंट्रल टैक्स मतलब केंद्र सरकार के खाते में जाएगा, और स्टेट टैक्स मतलब राज्य सरकार के खाते में जाएगा, क्योंकि जब से GST का रूल आया है तब से बराबर बराबर हिस्सों में लोग बांट लेते हैं। पहले ऐसा रूल नहीं था, पहले बहुत दिक्कत होती थी। तो हम GST जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे, बस आज समझिए इसमें टैक्स लग रहा है, और CGST लग रहा है 9%, यह GST लग रहा है 9%, इसीलिए टोटल जो टैक्स अमाउंट है कितना है, मतलब 18% है। अब कितना अमाउंट आएगा चेक करना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया 9 और डिवाइड बाई 100 और इंटर दबा दिया, तो बता दिया कितना 6840 रुपया। फिर हम आ गए इक्वल, और फिर से लगा दिया क्या, टैक्सेबल अमाउंट इंटू 9 डिवाइड बाई 100 इंटर, इसका भी एक पैसा उतना ही आएगा 6840 6840। मतलब GST आने से बहुत फायदा हुआ, क्योंकि पहले केंद्र सरकार टैक्स ज्यादा लेता था, स्टेट टैक्स मतलब स्टेट गवर्नमेंट कम लेता था, या स्टेट ज्यादा ले लेता था और सेंट्रल के पास कम जाता था। लेकिन जब से GST आया है और जिस प्रोडक्ट पे GST लागू हो गया है, दोनों का बराबर बराबर हिस्सा है। अगर 12 रुपया पा रहे हैं तो 6 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में, 6 रुपया स्टेट गवर्नमेंट के खाते में। तो चलिए अगला राउंड अप। अब यह राउंड अप क्या है, तो अगर हम जो टैक्सेबल अमाउंट है और जो GST लागू हुआ है वह अमाउंट अगर निकाल लें और दशमलव में कोई संख्या आ रहा है, कितने दशमलव में, पॉइंट में, तो समझ जाओ उसके लिए राउंड अप लगाते हैं। ठीक है, राउंड फिगर नाम सुने होंगे आपने, मतलब दशमलव की संख्या को हटाना। ठीक है, तो अगर दशमलव में आएगा तब इसका यूज करेंगे, और नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। तो थोड़ा देख ले, हम कहीं किनारे कहीं तो दशमलव नहीं दिख रहा है, 76,000 और यहाँ पे ले लिया, ये ले लिया इंटर, तो बराबर ही आ रहा है, कहीं डेसिमल नहीं आ रहा है, और इसीलिए यहाँ पे राउंड अप का इस समय कोई यूज अभी नहीं है। मतलब राउंड अप का मतलब होता है कि जो वैल्यू आया है उसमें से डेसिमल नंबर को घटाना या तो बढ़ा देना, घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, बढ़ जाएगा 1 रुपए में आ जाएगा। जैसे मान लो आ गया 22 रुपया 40 पैसा, 22 रुपया 40 पैसा, तो वह हो जाएगा 22 रुपया। अगर वो आ गया 22 रुपया 51 पैसा, तो वह हो जाएगा 23 रुपया। मतलब राउंड अप का रूल होता है कि अगर 49 पैसे से कम होगा तो उसको 0 में कन्वर्ट कर दीजिए, अगर 49 पैसे से ज्यादा है तो उसको 1 रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें दशमलव वाला जो पैसा 10 पैसा 15 पैसा 20 पैसा दे नहीं रहे, या तो उसको 0 मत लो, या तो लो तो 1 रुपया लो। लेकिन गवर्नमेंट का और हर जगह के अकाउंटिंग का रूल है कि 49 पैसे से कम हो तो उसको सीधा जितना पैसा है उतना ही लीजिए। मतलब 22 रुपया 49 पैसा है तो 22 रुपया लीजिए, अगर वहीं पे 22 रुपया 51 पैसा हो गया, 22 रुपया 80 पैसा हो गया, 22 रुपया 98 पैसा हो गया, तो उसको 1 रुपया जोड़ लीजिएगा, 23 रुपया लीजिएगा। यही राउंड अप का रूल है। ठीक है, तो हमारे यहाँ इवे नहीं किया अभी, इसीलिए हम यहाँ पे लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम करके दिखा देते हैं। तो आते हैं और इक्वल टैक्सेबल अमाउंट प्लस CGST प्लस SGST इंटर आ गया 89,680 रुपया। किनको देना है, रोहन शर्मा को। मतलब सब डिस्काउंट देने होने के बाद और टैक्स ऑक्स जोड़ने के बाद यही वैल्यू आया है, कितना 89,680, और इसी वैल्यू को बोलते हैं टोटल इनवॉइस वैल्यू। देखो 3 शब्द आप लोग सीखे होंगे, एक अमाउंट मतलब कितने टोटल रुपए का इन्होंने खरीद लिया है, डिस्काउंट के बाद जो पैसा आता है उसे बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट। क्या बोलते हैं, टैक्सेबल अमाउंट। अगर डिस्काउंट नहीं रहता तो हम पहले ही बता देते क्या है टैक्सेबल अमाउंट। मतलब अगर ऐसा हम लोग ट्रांजेक्शन करें जिसमें डिस्काउंट का नाम ही नहीं है तो उसी पैसे को हम क्या बोल देंगे, टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट का मतलब जिसपे टैक्स लागू होता है वो हम टैक्स निकाल दिए, और टोटल इनवॉइस वैल्यू का मतलब टैक्स के साथ और जितने का बेचे तो वह अमाउंट टोटल मिलके क्या होता है, टोटल इनवॉइस। मतलब इनवॉइस का वैल्यू कितने का है, मतलब कितने रुपए का कस्टमर हमारा खरीदा है हमसे, सब कट कटा के कितना बचा।
हो जाएगा। किसी से बोला कि सैलरी कितना है आपका, तो कहता सैलरी तो